हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पे अभी इस रोड को बड़े ध्यान से देखो इस रोड में बड़े सारे शार्प टर्न्स हैं। एक ये शार्प टर्न है, एक ये शार्प टर्न, एक ये शार्प टर्न, तो ऐसे बहुत सारे शार्प टर्न है ना। ये एक्चुअली ये कर्व्ड सरफेस है एक तरह का, आप ये भी कह सकते हो। ये वाली कार को देखो, जब ये वाली कार काफी स्पीड से या मान लो स्लो भी जब इस शार्प टर्न को लेगी तो एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि इसकी सडनली स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि सडनली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सवाल है ऐसा क्यों? चाहे आप स्पीड तेज करो चाहे ना करो, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड बढ़ेगी जब ये शार्प टर्न लेगी। वाई इट इज सो? तो इसी के रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम ऐसी हर बॉडी की का एनालिसिस करेंगे जो कि सर्कुलर मोशन में घूमती है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे ये जॉइंट व्हील भी देख रहे हो, तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में जा रही है, कर्व्ड रोड पे जा रही है, कहीं किसी शार्प टर्न से मुड़ रही है, तो उस पे एक ही लॉ लगेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सो टुडे वी विल एनालाइज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अभी आप एक चीज इमेजिन करो, लेट दिस बी ए सम कोई छोटा पार्टिकल है ये। ठीक है, ये छोटा सा एक पार्टिकल है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी स्पीड देखो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो 5, अब यहाँ पे देखो 5। तो हर जगह स्पीड क्या है? 5। इसका मतलब स्पीड किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हर पॉइंट पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट, मतलब एक ही स्पीड आएगी हर पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर चेंज क्या चीज हो रही है? चेंज एक चीज हो रही है, वो है वेलोसिटी। वो क्यों? अब जब आप वेलोसिटी बनाओगे किसी भी पार्टिकल की तो वो ऐसे बनाओगे, लाइक दिस। यहां पे कैसे बनाओगे? लाइक दिस। यहां पे कैसे बनाओगे? ऐसे। एक्चुअली ये याद रखना है आपको, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में जा रही होती है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर विल बी टेंजेंट टू दी पाथ। ठीक है, आप ये चीज याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू दी पाथ। चलो, एक चीज क्लियर होगी। अब ये देखो, जब अब ये जा तो वैसे इधर रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। इसका वेलोसिटी वेक्टर अब आप ध्यान से यहां से बना के देखो, ये देखो, मान लो ये एक्सिस है, तो ये किधर जा रहा है? ये साउथ वेस्ट के मतलब ऐसे एक एरिया में जा रहा है। और इधर का देखो ध्यान से, तो इधर हमने देखा तो ये साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो हर जगह वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कुछ और ही डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी किसी पार्टिकल की बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो पार्टिकल में क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से पार्टिकल में क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। तो दिस पार्टिकल विल बिगेन टू एक्सेलरेट। इसलिए जब ये पार्टिकल मुड़ेगा या मुड़ते हुए, हर वक्त मुड़ते हुए इसकी एक्सेलरेशन होती ही रहेगी। मतलब ये जितनी भी ये शार्प टर्न है, ये तो पूरा ही शार्प है, हर जगह ये है, तो गोल ही है ना ये। तो इसका मतलब पार्टिकल हर जगह में, हर जगह पे एक्सेलरेशन में है। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बनाएंगे कैसे? एक्चुअली घूमते हुए इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी टूवर्ड्स दी सेंटर, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स दी सेंटर या सेंटर सीकिंग, है ना। कोई ऐसा पैरामीटर जो कि सेंटर सीकिंग है, मतलब सेंटर की तरफ है। इसलिए जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा उसकी एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द सेंटर, और हम उसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन कैसे होगी? टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, समझ में आया एक्सेलरेशन क्यों होती है? अब आपको उस चीज का जवाब मिल गया होगा कि जब भी कोई कार किसी शार्प टर्न से मुड़ती है या किसी शार्प टर्न को लेती है तो उसकी स्पीड अचानक से इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो वो कार है इट बिगिंस टू एक्सेलरेट। ठीक है, समझ में आया क्यों एक्सेलरेट हो जाती है? चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस को मैथमेटिकल टाइप का रूप देते हैं। देखो, मेरे पास एक पोजीशन है P1 और एक पोजीशन है P2। अब कोई पार्टिकल P1 से P2 चला गया तो लेट दिस बी द डिस्टेंस डेल्टा S। ठीक है, अब क्योंकि ये एक कर्व्ड सरफेस है तो ये कहीं ना कहीं पे सर्कल जरूर पूरा करेगी, है ना।
तो मैंने क्या कर लिया, एक वेलोसिटी 1 वेक्टर ले लिया, एक v2 वेक्टर वेलोसिटी 2 ले ली, है ना। देखो टेंजेंट मैंने बताया था ना, हर जगह वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट। अब ये इसने पूरा कर लिया सर्कल, लेट दिस बी ओ, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये क्या बना रही है, एंगल थीटा, और ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो मैंने क्या करना है, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों वेक्टरों को उठाओ और टेल टू टेल आपस में जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो टेल टू टेल। अब v1 और v2 वेक्टर टेल टू टेल जुड़ गए, अब इनकी रिजल्टेंट क्या आएगी, डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। आगे अब एक चीज ध्यान से देखो, अब 10th की जो ज्योमेट्री है वो आपके काम आएगी। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी हमको काम आएगी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखो, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन v1, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन v1, इसके साथ वाला ही डेल्टा वी वेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट डेल्टा एस अपॉन इसके इस साइड का बिल्कुल ऑपोजिट आर वाला, तो ये हो गया आर। इसका मतलब डेल्टा वी वेक्टर अपॉन v1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो आगे हमको मिला डेल्टा वी वेक्टर इज v1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस, ठीक है, ये मिल गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन v1 डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ये हमको मिली एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपने अगर इस पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला है v1 r अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे इस वक्त कितनी एक्सेलरेशन है वो निकालो। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगा लो, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसमें हम क्या सपोज करते हैं, इसमें हम ये सपोज करते हैं कि जो पैरामीटर है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। मतलब हम एक पॉइंट पे आके हम टाइम इतना कम कर रहे हैं, टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि ये जो डेल्टा एस और डेल्टा टी है ये बन गए डी एस अपॉन डी टी। देखो कैसे बन गए, लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जो चीज कांस्टेंट है, जैसे v1 अपॉन आर, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लिया। तो लिमिट लगा दी हमने चेंजिंग पैरामीटर पे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। अब जो स्पीड है, मान लो ये v1 भी तो स्पीड है, अब ये भी स्पीड बन गई, है ना। तो स्पीड तो चेंज हो नहीं रही क्योंकि वी आर डीलिंग विद द केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये भी v, ये भी v, या दोनों को v1 ले लो या दोनों को v ही ले लो क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो v और v क्या बन गई, रेडियल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। इतनी एक्सेलरेशन होती है किसी भी पार्टिकल की विच इज गोइंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, समझ में आया। जैसे आप ऐसे बना सकते हो, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इट इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, ठीक है। केस समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम डील कर रहे थे विद द केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट क्या हो अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो कि हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेट्स एनालाइज द केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मतलब नॉन यूसीएम, मैं बार बार इसको यूसीएम बोलूंगा। तो नॉन यूसीएम में क्या होता है, स्पीड चेंजेस, मतलब स्पीड चेंजेस एट एवरी पॉइंट। वहां पे क्या था, स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही थी। यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड भी चेंज होती चली जा रही है। अब स्पीड चेंज होने से क्या होता है, जैसे आपने वहां देखा था कि हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे स्पीड भी आपको अलग अलग मिलेगी। किसी पॉइंट पे 5 स्पीड आएगी, किसी पे 10 आएगी, किसी पे 20 आएगी, किसी पे 15 आएगी, है ना। तो पार्टिकल हो सकता है स्पीड अप हो रहा हो सकता है पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा हो, ठीक है। तो अब जब भी पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है तो नॉन यूसीएम के केस में हमको दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। एक तो होता है रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, ये तो उसमें भी था। इसमें एक नया कंपोनेंट अब आ गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसकी डायरेक्शन देते हैं।
जो रेडियल की डायरेक्शन होती है, रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप एक बात याद रखना, चाहे तो नॉन यूसीएम का केस हो चाहे यूसीएम का केस हो, हर बार, हर जगह, हर केस में हमेशा रेडियल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है थोड़ी सी ट्रिकी है। कैसे, इसको समझो। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, उसकी डायरेक्शन will be in the direction of velocity of particle अगर पार्टिकल इज स्पीडिंग। मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी के कंपोनेंट की डायरेक्शन में ही होगी। अगर पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, मतलब पार्टिकल की स्पीड अगर कम हो रही है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी के कंपोनेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा, अभी आप घबराओ मत, बस ये चीजें याद रखो। और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी जीरो अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, याद रखना। अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। जहां तक फॉर्मूले की बात है, हमें पता है रेडियल कंपोनेंट इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट इज गिवन बाय dv मॉड ऑफ dt। इसको dv बाय dt भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक ट्रिकी पार्ट, what is the difference between d v mod upon dt and mod of dv by dt। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एक ये जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये जो टर्म है, सॉरी, ये जो टर्म है, इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये a tan के बराबर है, मतलब दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या बताता है हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताएगा। जो पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है ना, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही वाला कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है। और ये जीरो तब होता है जब भी पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाएगा, ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस कंपोनेंट की या इस टर्म की। मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी क्या कह रहा है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्सेलरेशन। ये वेक्टर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। ये तब जीरो होगा जब पार्टिकल की या पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो होगा। मतलब व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। जब पार्टिकल की मोशन स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से। अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसका मतलब तब ये वाला कंपोनेंट मॉड ऑफ डीवी बाई डी विल बी जीरो। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया? स्लाइड को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ओके, यूसीएम के केस में मॉड ऑफ डीवी बाई डी इज गिवन बाय ए रेडियल एंड इट इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर, सिंपल। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस आ गया तो मॉड ऑफ डीवी बाई डी इज गिवन बाय ए tan का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको आप नेट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ए नेट होती है एक तरीके की, लेकिन ये सिर्फ यूज तभी होगी जब नॉन यूसीएम का केस होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब समझते हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, इस डायग्राम को। देखो, सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं। सबसे पहले आप वेक्टर याद कर लो। ये जो ग्रीन वेक्टर है, दिस इज शोइंग रेडियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको ग्रीन वेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो ब्लू वेक्टर है, इट इज शोइंग वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये ब्लू वाला। ये जो रेड वेक्टर है, इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वेक्टर है, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन को दिखाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहां से करते हैं, यहां से मैंने एरो बनाया छोटा सा, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम यहां पे हैं इस वक्त पार्टिकल की स्पीड है सबसे स्लो, रेडियल एक्सेलरेशन मिनिमम है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ठीक है, आप याद रखना, जब भी पार्टिकल की स्पीड सबसे स्लो होती है तब जो रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेरी वेरी लेस और ए टेंजेंशियल नहीं होता। इस वक्त इस पार्टिकल के पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक रेडियल एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब पार्टिकल ने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी। ये देखो, पार्टिकल हो गया स्पीड अप। यहां पे पार्टिकल स्पीड अप हो गया। जैसे ही पार्टिकल स्पीड अप हुआ, एक नया कंपोनेंट आ गया। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो, रेड वाला और ब्लू वाला इकट्ठे हो गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैंने आपको क्या बताया था अभी? जब भी पार्टिकल की स्पीड तेज होने लगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और वेलोसिटी का कंपोनेंट की डायरेक्शन एक हो जाती है। और यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही,
ये बन गई नेट एक्सेलरेशन। नेट क्यों आई? क्योंकि ए रेडियल और ए टेंजेंशियल आपस में कोई एंगल बना रहे हैं। तो ये जो है ब्लैक वाला, ये है नेट एक्सेलरेशन। चलो तो स्टूडेंट्स देखो, अब आगे गए हम, है ना। अब ये वाली मोशन यहाँ पे स्टडी करो। यहाँ पे भी अब पार्टिकल स्पीड अप होता चला जा रहा है, तो सेम रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का वेक्टर, और ये नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर। अब जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे स्पीड है फास्टेस्ट और रेडियल एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, लेकिन ए टेंजेंट मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया 0, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्पीड सबसे ज्यादा तेज होगी तब रेडियल एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम होगी, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब जैसे ही पार्टिकल आगे निकलेगा, ये देखो पार्टिकल आगे निकलेगा तो पार्टिकल हो गया स्लो। जैसे ही पार्टिकल स्लो होगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बिकम ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी वेक्टर। देखो हो गया ऑपोजिट। और नेट एक्सेलरेशन तो यही रही, और ये बन गई रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी सेंटर, है ना। ये देखो अब धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला जा रहा है, ये आगे जाके फिर स्लो डाउन हो गया, सेम सिचुएशन ही रही। सबसे स्पीड स्लो यहाँ पे हुई, यहाँ भी ए टेन 0 है, फिर वही सर्कल स्टार्ट हो गया। तो ऐसे पूरी मोशन को आप स्टडी कर सकते हो, कहाँ पे पार्टिकल तेज हुआ, कहाँ पे फास्टेस्ट हुआ, कहाँ पे स्लोवेस्ट हुआ, कहाँ पे स्लो डाउन हुआ, है ना, कहाँ पे स्पीड पकड़नी स्टार्ट की। उसी हिसाब से जो वेक्टर है उनकी पोजीशन बदलती चली जाएगी। तो आप इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? ओके। अब देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सिंपल हमारे पास होगा वेलोसिटी का वेक्टर विच विल बी टेंजेंट, और रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर विच विल बी टुवर्ड्स दी, जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। लेकिन अगर हमारे पास आ गई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमारे पास कौन कौन से वेक्टर आएंगे? एक वेलोसिटी वेक्टर, एक रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर, और एक नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर। ठीक है, अब भी देख लो फर्क, देखो दोनों में, ये यूसीएम के लिए, ये नॉन यूसीएम के लिए। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ठीक है, अब देखो ये जो सिंपल सा प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी मोशन को समझ के हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है सर्कुलर मोशन में। तो सेम जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये तो चलो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात थी, सब एटॉमिक लेवल पे बात हुई। हम हेवनली बॉडीज के लेवल पे भी इसी प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास ऑर्बिटल जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं उनमें चक्कर लगाते हैं वो, तो उनकी सर्कुलर मोशन को भी इन्हीं प्रिंसिपल से हम स्टडी कर सकते हैं। प्लैनेट्स की मोशन को भी एनालाइज करने के लिए हम यही सारे प्रिंसिपल यूज करते हैं, यूसीएम के या नॉन यूसीएम के। सेम वही रेडियल एक्सेलरेशन, सेम वही फोर्स, है ना। इनफैक्ट न्यूटन ने इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके ये पता लगाया था कि कैसे हेवनली बॉडीज एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाती हैं। तो इतनी सिंपल सी मोशन ने यूनिवर्स का इतना बड़ा प्रिंसिपल या इतनी बड़ी गुत्थी को सुलझाने में हेल्प की थी। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड कीप ऑन एंजॉइंग फिजिक्स वीडियोस।